हेलो एंड वेलकम टू बाउंसिंग नॉलेज। कंप्यूटर बेसिक्स के चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर में आज के इस सेशन में हम जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। लेकिन इस डिस्कशन को शुरू करने से पहले हम अपने प्रीवियस वीडियो सेशन को रीकैप करेंगे। प्रीवियस वीडियो सेशन में हमने कंप्यूटर की बेनिफिट्स और एडवांटेजेस के बारे में डिस्कशन किया और साथ ही हमने कंप्यूटर की कुछ डिसएडवांटेजेस के बारे में भी बात की। आई होप कि आपको ये दोनों कंसेप्ट अच्छी तरह से क्लियर हो गए होंगे। आज के सेशन में हम कंप्यूटर्स की जनरेशन्स के बारे में बात करेंगे। तो इसके लिए ये कहा जाए कि यूज़र्स की जैसे जैसे रिक्वायरमेंट्स बदलती हैं वैसे वैसे कंप्यूटर्स को भी चेंज किया जा रहा है ताकि वो यूज़र की जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको प्रॉपरली फुलफ़िल कर सकें। तो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी में चेंज हुआ वैसे ही एक नई जनरेशन का जन्म हुआ है। तो स्टार्टिंग होती है 1940 से, जिसमें हमने वैक्यूम ट्यूब्स को यूज़ किया कंप्यूटर्स बनाने के लिए और आज हम 5th जनरेशन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और वर्चुअल रियलिटी पे काम कर रहे हैं कंप्यूटर्स को बेटर बनाने के लिए। तो चलिए इनको एलैबोरेट करते हैं। शुरू करते हैं फर्स्ट जनरेशन जो कि 1940 से 1956 के टाइम पीरियड में प्रेजेंट हुई है। और जो कंप्यूटर्स इस जनरेशन में यूज़ हुए हैं उन कंप्यूटर्स के अंदर वैक्यूम ट्यूब्स को यूज़ किया जाता था। जैसा कि आप लेफ़्ट साइड में पिक्चर में देख सकते हैं, ये वैक्यूम ट्यूब्स ऐसी होती थी और सर्किट बनाने के लिए इनका यूज़ किया जाता था और मेमोरी पर्पज़ के लिए मैग्नेटिक ड्रम्स को यूज़ करते थे। और ये कंप्यूटर्स जो हैं लगभग एक कमरे जितने बड़े होते थे, बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करते थे और बिजली की जो खपत थी, जो उसकी कंजम्पशन थी, वो भी बहुत ज़्यादा थी और कुछ लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए ही ये चल सकते थे क्योंकि इतनी ज़्यादा हीट हो जाती थी उस कमरे में कि उस कंप्यूटर को बंद करना पड़ता था और बहुत तरह के ख़ास तरह के कूलिंग प्लांट्स लगाने पड़ते थे इन कंप्यूटर्स पे लंबे समय तक काम करने के लिए। ये कंप्यूटर्स यूज़र के साथ कम्युनिकेट करने के लिए मशीन लैंग्वेज का यूज़ करते थे और इन कंप्यूटर्स की जो प्रोसेसिंग पावर थी वो बहुत ज़्यादा स्लो थी। और इनके एग्जांपल्स की अगर अपने बात करें तो यूनिवैक और एनियाक ये दो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर्स थे जिन पे यूज़र्स ने काम किया है। अब आती है सेकेंड जनरेशन जो 1956 से 63 के टाइम पीरियड में चली है और इन कंप्यूटर्स में फर्स्ट जनरेशन में जो वैक्यूम ट्यूब्स यूज़ हुई थी उनको रीप्लेस करके ट्रांजिस्टर्स इम्प्लीमेंट कर दिए गए। तो सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर्स में आप कह सकते हैं कि ट्रांजिस्टर्स का इम्प्लीमेंटेशन हो गया। ये साइज़ में छोटे थे, एफिशिएंट थे, लेकिन अभी भी हीटिंग की जो प्रॉब्लम थी उससे ज़्यादा तक कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो प्रीवियस जनरेशन्स की कंपैरिजन में फिर भी ये कंप्यूटर थोड़े से छोटे हो गए, रिलायबल हो गए और थोड़ी सी प्रोसेसिंग स्पीड भी इनकी फास्ट हो गई। और इसमें मशीन लैंग्वेज की जगह पे असेंबली लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेजेस के रूप में कोबॉल और फॉर्ट्रेन जैसी लैंग्वेजेस को इंट्रोड्यूस कर दिया गया ताकि यूज़र जो है वो बेटर तरीके से कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट कर सके। थर्ड जनरेशन आती है 1964 से 71 में और इस जनरेशन में ट्रांजिस्टर्स के स्थान पर इनका छोटा फॉर्म सिलिकॉन चिप पर सेमीकंडक्टर के रूप में इंटीग्रेटेड सर्किट्स को इम्प्लीमेंट कर दिया गया। और इस मॉडिफिकेशन ने क्या हुआ कि कंप्यूटर की प्रोसेसिंग स्पीड, उनकी रिलायबिलिटी और उनकी एफिशिएंसी जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ा दी। और एक चीज़ मैं यहाँ पे ज़रूर मेंशन करना चाहूँगा कि हर जनरेशन जो हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं उस जनरेशन में फैक्टर ऑफ 10 का काम करता है, यानी हर जनरेशन में अगर फ़ायदे वाली चीज़ें हैं तो वो 10 गुना बढ़ी हैं और जो नुकसान करने वाली चीज़ें हैं उनमें 10 गुना कमी की गई है। जैसे कि हीट प्रोड्यूस होना उसमें 10% तक कमी आई है, स्पीड 10% बढ़ी है, स्टोरिंग कैपेसिटी 10% इंक्रीज़ हो गई है। तो ये सारी चीज़ें जो है फैक्टर ऑफ 10 पे काम करती हैं। और थर्ड जनरेशन में पहली बार ऑपरेटिंग सिस्टम्स इनपुट लेने के लिए कीबोर्ड्स और आउटपुट देखने के लिए मॉनिटर्स का इम्प्लीमेंटेशन हुआ।
फिर उसके बाद फोर्थ जनरेशन जो है वो 1972 से 2010 तक रिप्रेजेंट हुई है, और इस जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर्स इम्प्लीमेंट किए गए, और ये बहुत बड़ी उपलब्धि थी कंप्यूटर फील्ड में कि इंटेल को सारा क्रेडिट जाता है, जिन्होंने 1971 में इंटेल 4004 चिप इंट्रोड्यूस की, और इसकी वजह से कंप्यूटर का साइज़ जो है वो आज हमारी पाम तक पहुंच गया है, हमारे हाथ की हथेली पर हम कंप्यूटर को रख कर यूज़ कर सकते हैं। फोर्थ जनरेशन में ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस को इंट्रोड्यूस किया गया ताकि कंप्यूटर के साथ इंटरेक्शन जो है वो ज़्यादा आसान और ज़्यादा बेटर हो सके। कंपाइलर बेस्ड लैंग्वेजेस जैसे सी, सी प्लस प्लस, जावा जैसी लैंग्वेजेस को इंट्रोड्यूस किया गया, बेसिक्स जैसी, जो एप्लीकेशंस को डेवलप करने के लिए यूज़ होती हैं। तो पिक्चर में आप देख पा रहे हैं कि ये माइक्रो प्रोसेसर का एक फॉर्म है, जो पिनलेस प्रोसेसर यूज़ होते हैं, ये उसी की पिक्चर जो है यहाँ पर यूज़ की गई है। फिफ्थ जनरेशन जो है वो 2010 से शुरू है और प्रेजेंट तक चल रही है, और फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर्स में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इम्प्लीमेंट करने के प्रयास चल रहे हैं। साइंटिस्ट्स उन पर तरह तरह के एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं, अंडर डेवलपमेंट स्टेज है, लेकिन कुछ टेक्नोलॉजीज़ जैसे वॉइस रिकग्निशन, पैरेलल प्रोसेसिंग, इनको कुछ लेवल तक इंट्रोड्यूस कर दिया गया है, इन पे टेस्टिंग हो चुकी है प्रैक्टिकली, और धीरे धीरे और कैपेबिलिटीज़ बढ़ाने का प्रयास चल रहा है। और वी होप कि जो कंप्यूटर्स हमारे सामने आएंगे फिफ्थ जनरेशन के बाद, जो कंप्यूटर्स रिप्रेजेंट होंगे, वो नेचुरल लैंग्वेजेस पर रिस्पॉन्ड करने वाले होंगे, जैसे कि हम हिंदी में उसको इंस्ट्रक्शंस दे पाएंगे या किसी भी लैंग्वेज में इंस्ट्रक्शंस दे पाएंगे जिसमें हम नॉर्मली वर्क करते हैं। डायरेक्ट कम्युनिकेशन होगा, जैसे कि ह्यूमन का ह्यूमन के साथ होता है, वैसे ही हम रोबोट्स की तरह उन कंप्यूटर्स के साथ कम्युनिकेट कर पाएंगे, और वो कंप्यूटर्स कैपेबल होंगे कि एक बार उनको जो चीज़ बता दी जाए वो उनको सीख लेंगे, नेक्स्ट टाइम उसे बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये 5 जनरेशन्स का पूरा टाइम पीरियड था, जिसकी समरी यहाँ पर मैंने आपके रेफरेंस के लिए रखी है। फर्स्ट जनरेशन का पीरियड क्या था, सेकंड का, थर्ड का, फोर्थ का, फिफ्थ का, और उनके कंपोनेंट्स कौन से थे जिसकी वजह से ये टेक्नोलॉजी बदली और जनरेशन्स में चेंज हुआ। तो उसका समरी आपके लिए ज़रूर हेल्पफुल होगी, आप रिमेंबर करने के लिए इनको यूज़ कर सकते हैं। तो इस वीडियो में